Guys, welcome back to my channel. In the previous video we are done with the principles of nomenclature, binomial nomenclature, and ये वाला जो topic है conservation of biodiversity, it is a very easy topic. That is why I thought कि आपको directly book से ही समझा दिया जाए. ठीक है, इसमें इतना लेक्चर करने की ज़रूरत ही नहीं है. ऑलराइट, सो लेट्स रीड. पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड टू हैव एवरी काइंड ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो जोग्राफ़ी है पाकिस्तान की वो बहुत अच्छी है, वो बहुत उसके अंदर क्या है, ब्लेंड है पूरा लैंडस्केप्स का. ठीक है, और आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी, आपको मिलेंगे प्लेन्स मिलेंगे, डेजर्ट्स मिलेंगे, फॉरेस्ट, हिल, प्लाटोज़, हर चीज़ आपको मिलेगी. ये हैं किसके अराउंड होते हैं, ये होते हैं अरेबियन सी के अराउंड. एंड काराकोरम रेंज, माउंटेन रेंजेस भी होंगी, सी भी मिलेगा आपको, फॉरेस्ट भी मिलेगा, हर चीज़ आपको जो है पाकिस्तानी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी. ठीक है, डाइवर्सिटी के अंदर क्या होता है, डाइवर्सिटी मतलब चेंज, इट मीन्स डिफरेंट. ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर इतना डिफरेंट लैंडस्केप है, हर जगह पे बहुत डिफरेंट लैंडस्केप है. इट कंटेन्स डाइवर्सिफाइड हैबिटेट्स एंड इट ऑल्सो कंटेन्स डाइवर्सिफाइड लैंडस्केप्स. ठीक है, दैट सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ बोथ द फौना एंड द फ्लोरा. अब फौना किस चीज़ को कहते हैं, फौना हम कहते हैं एनिमल्स को, और फ्लोरा, फ्लोरा कहाँ से आता है, फ्लावर में से. तो फ्लावर को क्या कहते हैं, प्लांट. ठीक है, इट इज़ फ्रॉम प्लांट्स, राइट. तो अभी हमें क्या समझा रहा है कि कितना डिफरेंट लैंडस्केप है पाकिस्तान का, राइट. तो उस लैंडस्केप के हिसाब से अल्लाह ताला ने हमें डिफरेंट एनिमल्स एंड डिफरेंट प्लांट्स भी दिए हैं. ठीक है, और ये पजेस करता है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कंट्रीज़ बायोडाइवर्सिटी. अब ये क्या बता रहे हैं कि इन द लास्ट 2 और 3 डेकेड्स एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़ क्या होता है, इनको थ्रेट हो गया है या इंडेंजर्ड है. क्यों इंडेंजर्ड है, ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन. हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं. डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है दरख्तों को काट देना. ठीक है, और उसके अलावा ओवर ग्रेजिंग करते हैं. ओवर ग्रेजिंग क्या होता है कि जब काउज, बफेलोज और शीप बहुत ज़्यादा ग्रास खा लेती हैं तो उसको ओवर ग्रेजिंग कहते हैं. सॉइल इरोजन, सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब कि सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट आ जाए, उसको सैलिनिटी कहते हैं. और वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग भी हो जाती है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हैबिटेट है हमारे उसका एनिमल्स का, वो सारा हमारा हैबिटेट क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वो हैबिटेट अब नहीं बचता. The continuing loss of the forest habitat with its associated flora and fauna will have serious implications on the natural and agricultural ecosystems. अब इसके अंदर क्या ख़राब हो रहा है, इसका ख़राब हो रहा है, fauna भी ख़राब हो रहा है और flora भी ख़राब हो रहा है. उसकी वजह से क्या होगा कि ऑर्गेनिजम्स इंडेंजर्ड हो जाएंगे. तो अब हमें क्या करना है, कौन सा प्रिंसिपल करना है, कंजर्वेशन. कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, कंजर्वेशन मीन्स बचाना. ठीक है, इट इज़ अ वे ऑफ केयरिंग, सेविंग द स्पीशीज़, इनहेबिट द अर्थ फ्रॉम डेंजर्स. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्पीशीज़ का बहुत ज़्यादा हम ख्याल रखेंगे, उनको हम बेसिकली क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, उनको हम संभाल के रखेंगे, उनकी हम हैबिटेट नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे, जिधर उनके घर हैं हम वो चीज़ नहीं ख़राब करेंगे. ठीक है, नाउ वी आर गोना मूव ऑन रीजन्स टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. कौन कौन से रीजन्स हैं, बायोलॉजिस्ट ने क्या वार्न किया है कि ये जो इकोसिस्टम है हमारा वो कोलैप्स हो सकता है. कोलैप्स मतलब बिल्कुल ख़त्म हो सकता है अगर बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा कम हो गई. तो हमें क्या करना है, इसको हमें स्टेबिलिटी देनी है. नाउ की पॉइंट्स क्या हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए, ह्यूमन शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ इट्स बेनिफिट टू सर्विसेज एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विच आर एसेंशियल टू लिव ऑन अर्थ. क्या होता है, हमें इसको कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी को. क्यों, क्योंकि हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. रिसोर्सेज कैसे, जैसे हमें वुड प्रोवाइड कर लिया, हमें प्लांट में कॉटन प्रोवाइड कर लिया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें हमें क्रॉप्स प्रोवाइड कर दिए. तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, राइट. तो हमें इन चीज़ों को कंजर्व करना है. बायोडाइवर्सिटी बूस्ट करती है इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को. नेक्स्ट हम अगर पॉइंट देखें तो इट बूस्ट द इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी वेयर ईच स्पीशीज़ कैन ईजीली लिव इन देयर हैबिटेट. हर स्पीशीज़ अपने अपने हैबिटेट में रहती है. एंड अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं करेंगे तो फिर जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, वो इम्बैलेंस हो जाएगा. ठीक है, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा इन सच अ सेंस कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे.
एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जब वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो फिर हमारा जो इकोसिस्टम है वो सारा का सारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस वन। With more plants, trees and animals, the soil improved and became stronger, less prone to erosion, drought and flooding. जब हमारे पास एनिमल्स होंगे, दरख्त होंगे, हर चीज़, तो वाटर लॉगिंग भी नहीं होगी, सैलिनिटी नहीं होगी। आपने देखा है जिस सॉइल में पौधे लगे होते हैं वो सॉइल कितना ज़्यादा आपस में यकजान होता है, वो मिट्टी कितनी फर्टाइल होती है, वो जो है फ्लडिंग ना होगी, आपके पास ड्रॉट नहीं आएगी, सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स कम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास ये एक टेबल है, इट शोज़ द बायोडाइवर्सिटी एट रिस्क, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, मतलब वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। फिर इंडेंजर्ड की कैटेगरी आ जाती है, एंड देन फिर वल्नरेबल की कैटेगरी आ जाती है। तो वल्नरेबल आर इन डेंजर ऑफ बीइंग इंडेंजर्ड, एंड द इंडेंजर्ड आर इन द रिस्क ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वो कौन से प्लांट्स हैं, वो कौन से यहाँ से बायोडाइवर्सिटी है। तो अगर हम देखें तो एम्फीबियंस के अंदर सबसे ज़्यादा ये रेड वाला पोर्शन है, राइट। तो एम्फीबियंस आर एट द मोस्ट रिस्क ऑफ बीइंग क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड एट द रिस्क ऑफ क्रिटिकली एक्सटिंक्ट। और आप देख सकते हैं एम्फीबियंस का सबसे ज़्यादा लॉन्ग ग्राफ है, ठीक है। तो हम यही इसका देखेंगे कि इसके पास सबसे ज़्यादा रिस्क है, राइट। उसके बाद मैमल्स हैं, एंड देन फिर बाकी हमारे पास बर्ड्स आ जाते हैं और प्लांट्स वगैरह, सही है। तो इस तरीके से हमने इसको टैबुलेट कर दिया, टेबल की फॉर्म में हमने इसको ग्रुप कर दिया है। नाउ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। तो अब ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान की इश्यूज़, ये आइडेंटिफाई करता है प्राइमरी चैलेंजेस को। प्राइमरी चैलेंजेस कौन से, जैसे लैक ऑफ अवेयरनेस हो गया ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज़ ऑन द पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकर्स एंड द सिविल सोसाइटी। अवेयरनेस नहीं होती लोगों के पास, डिसीजन मेकिंग की पॉलिसी नहीं होती, ठीक है। दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फिर भी आप इनको पढ़ लीजिएगा एक दफ़े। फंडिंग नहीं होती, मतलब वीक होते हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स इतना ज़्यादा फंक्शन नहीं करते, वीक होते हैं, इंसेंटिव्स नहीं प्रोड्यूस करते फॉर परफॉर्मेंस, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो, वी आर गना स्लो डाउन अ बिट, राइट। सो बस अभी 3 पेजेस रहते हैं, फिर इंशाल्लाह हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। अब इंटरनेशनली किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया गया है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने रिपोर्ट क्या किया कि 75% ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ख़त्म हो गई है, ठीक है। 75% ऑफ फिशरीज़ भी ख़त्म हो गई हैं, मतलब क्रॉप्स भी ख़त्म, फिशरीज़ भी ख़त्म, और 1/3 कॉरल रीफ्स भी थ्रेटन हुए हैं। कॉरल रीफ्स क्या होते हैं, दीज आर प्रेजेंट अंडर वाटर, राइट, एंड दे आर अ मेजर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। तो इन्होंने ये क्या देखा कि सारी चीज़ें इंसानों ने ख़राब कर दी हैं ड्यू टू डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ का ये पूरा का पूरा चार्ट है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की है या अर्बनाइजेशन भी की है। तो अर्बनाइजेशन मतलब क्या कि डेवलपमेंट ऑफ मोर हाउसेज, डेवलपमेंट ऑफ मोर इंडस्ट्रीज़, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ और क्रॉप्स काटने पड़ेंगे, ठीक है। उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट आएगा, ओवर पॉपुलेशन का इफ़ेक्ट है। ओवर पॉपुलेशन होगी तो लोगों को ज़्यादा घर चाहिए होंगे रहने के लिए, तो फिर बिल्डिंग्स की जो नीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब बिल्डिंग्स की नीड इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमारी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम दरख्त काट देंगे, हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे। सेकंड, वही आपको बता दूँ, ये जो इफ़ेक्ट है इसका, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा, सॉइल इरोजन होगी, प्लांट लाइफ ख़राब हो जाएगी, रेनफॉल भी कम होगी। क्यों, क्योंकि वाटर साइकिल रेगुलेट होती है बाय प्लांट्स, राइट, एंड फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो हवा में प्रोड्यूस होगी वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ पोल्यूशन, पोल्यूशन की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। एंड ओवर हंटिंग, मतलब डायरेक्ट किलिंग अगर हम करेंगे वाइल्ड एनिमल्स की, तो उसकी वजह से भी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट होगी। नाउ द कॉजेज़ ऑफ एनिमल एक्सटिंक्शन, ये हमने बनाया है एक पाई चार्ट। पाई चार्ट के अंदर सबसे पहला जो कॉज, हैबिटेट ख़त्म करना, एनिमल्स क्या, हम हैबिटेट उनके घर पर ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्या कॉज है, नेक्स्ट इज़ हंटिंग, ठीक है, और इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज़, ये भी है बहुत बड़ा फैक्टर कि हम जो है इन्वेजिव स्पीशीज़, जैसे हम ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर लेते हैं जिससे प्लांट्स और एनिमल्स ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंजेस आर नॉट ओनली द प्रेशर ऑन द एनवायरनमेंट्स
Habitat loss, degradation, pollution, overexploitation and invasive species. They play a role in biodiversity decline. Biodiversity मतलब कि जो हमारे पास plants और animals इनकी जो quantity है वो कम हो जाएगी दुनिया के अंदर and इसकी वजह से extinction हो जाएगी इन species की. ठीक है. Now let's move on to deforestation. Okay. डिफॉरेस्टेशन के अंदर फॉरेस्ट हमारे कवर करते हैं कितने परसेंट ऑफ द लैंड 31% ऑफ द लैंड. दिस इज़ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट फॉर योर MCQs. एंड ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड होम्स फॉर द पीपल एंड वाइल्ड लाइफ. ठीक है. फॉरेस्ट आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. क्यों? क्योंकि प्लांट्स आपके फोटोसिंथेसिस करेंगे एंड दे प्रोवाइड होम्स फॉर द पीपल एंड द वाइल्ड लाइफ. सही है. अब फॉरेस्ट क्या ऑफर करते हैं? दे ऑफर फूड, फ्रेश एयर, क्लोथिंग, मेडिसिन एंड शेल्टर. ठीक है. Forests play a role in reducing climate change because they act as a carbon sink. ये वाला पॉइंट जो है आपका इम्पॉर्टेंट है कि they act as a carbon sink. और ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोक अप कर लेते हैं और ऑक्सीजन को कंट्रीब्यूट करते हैं इन द वर्ल्ड. ठीक है. तो इस वजह से फॉरेस्ट प्ले अ क्रिटिकल रोल. अब आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों में चाहिए होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों में यूज़ होते हैं. तो यू विल राइट डाउन दिस. ठीक है. द कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन. जब हम दरख्त काट देते हैं, फॉरेस्ट लैंड को काट देते हैं नॉन फॉरेस्ट लैंड में, तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डिफॉरेस्टेशन. राइट. नाउ द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन क्यों की जाती है? क्यों दरख्त काटे जाते हैं? माइनिंग करने के लिए. जब हमें पहाड़ों में से कोई भी चीज़ें चाहिए होती हैं, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, उसकी वजह से. पेपर बनाने के लिए दरख्त चाहिए होता है. अर्बनाइजेशन के लिए व्हेन मोर बिल्डिंग्स आर नीडेड फॉर द हाउसिंग सोसाइटीज़, तो फिर अर्बनाइजेशन होती है एंड देन ये दरख्त वगैरह काटे जाते हैं. नेक्स्ट इज टिम्बर फॉर मेकिंग रोड्स, फॉर एग्रीकल्चर के एक्सपेंडेशन एंड लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग. एग्रीकल्चर के लिए भी हमें चाहिए होता है और एक सेकेंड एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए होता है एंड लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग के लिए भी हमें डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है. नाउ डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट करता है विद द लॉस इन बायोडाइवर्सिटी एंड इट इंक्रीजेज द ग्रीन हाउस गैसेज. ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती हैं? इट हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड. ये भी आप याद कर लीजिएगा. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर MCQs एक्सेट्रा के ग्रीन हाउस गैसेज के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं. तो उसके अंदर आप क्या क्या बताओगे? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर एंड नाइट्रस ऑक्साइड. और दिस लीड्स टू व्हाट? दिस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. टेम्परेचर जब हाई हो जाएगा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो क्या होता है? ग्लेशियर्स जो हमारे होते हैं, ग्लेशियर्स वो मेल्ट करना शुरू हो जाते हैं. जो भी सारी आइस बॉडीज़ होती हैं वो मेल्ट करती हैं और फिर वो कहाँ पे चली जाती है? मेल्ट होकर समंदर में चली जाती हैं. समंदर में जब वो जाती हैं तो फिर वो सी लेवल को राइज कर लेती हैं और उसकी वजह से क्या कॉज होता है? उसकी वजह से कॉज होता है फ्लडिंग कॉज हो जाती है. ठीक है. इट इज़ द रीजंस ऑफ हैबिटेट लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ. क्यों? क्योंकि जब डिफॉरेस्टेशन होगी, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ करेगी तो हमारी वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी. नाउ वी मूव ऑन टू द इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़. इंडेंजर्ड मतलब कि अभी तक वो दुनिया में प्रेजेंट हैं लेकिन उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है. लेकिन एक्सटिंक्ट का क्या मतलब है? कि अब उनका एक भी ऐसा जो है स्पीशीज़ सर्वाइव नहीं करता दुनिया में. वो कम्प्लीटली दुनिया से मिटाए जा चुके हैं. ठीक है. तो इसके बारे में ये डिफरेंस आप समझ लीजिएगा. नेक्स्ट ये है कि ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, लेट्स रीड थ्रू. ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक एंटरटेनमेंट और फूड, एनिमल्स आर बिकमिंग endangered और दे आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द फ्यूचर. और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. ठीक है. कुछ ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं. जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं उनको इंडेंजर्ड बोलते हैं. अब ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान है. ठीक है. जैसे स्नो लेपर्ड हो गया, ये सुने हुए हैं, मार्को पोलो शीप है, एशियन ब्लैक बेयर है. तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ना, ये एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिएगा. ठीक है. वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर. होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ लेट मी नो एंड टेक केयर. सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़.